नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना महामारी से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सीएम योगी आज राम मनोहर लोहिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना भी रहे। सीएम योगी ने व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया था, साथ ही मौजूद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। टीम 11 के साथ बैठक में सीएम योगी के निर्देश के बाद अब सड़क पर पटरी दुकानें भी लगेंगी। शुरुआत में 15-15 दुकानों को हर दिन खोलने की अनुमति मिलेगी। नगर निगम ने इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। 30 से कम वेंडर वाली सड़क पर दुकानें सरकार की प्राथमिकता होंगी। खासकर मलिन बस्तियों के आसपास बिल्डर्स ऐसे मार्केट तैयार करेंगे जहां अवैध अतिक्रमण से भी छुटकारा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए योगी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। निवेशकों को ये बताने का काम भी किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में डेयरी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, आईटी सेक्टर में निवेश की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ निवेश के लिए पूरा अनुकूल माहौल है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। चीन से जो कंपनियां पलायन कर रही हैं उस पर विश्व की सभी देशों की नज़र है और एशिया में वो कंपनियां ज़्यादा अपने को मुफीद पा रही हैं और इसी पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहल हो रही है। हालांकि भारत सरकार ने 4 लाख से ऊपर हेक्टेयर जो है लैंड बैंक बनाने की तैयारी में है। उसमें 1 लाख हेक्टेयर की जो भूमि होगी वो इन कंपनियों को देने की तैयारी है। लैंड बैंक के बारे में पूरी तरह से योजना बनाई जा रही है और उत्तर प्रदेश पूरी तरह से फोकस कर रहा है कि जो भी 25 लाख जो प्रवासी आए हैं उनको रोजगार देना है, साथ ही सूक्ष्म लघु उद्योगों को भी बढ़ावा देना है। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी। वो बताएंगे कि जिस तरह 2 बार यहाँ पे इन्वेस्टर समिट हुई है, डिफेंस एक्सपो भी हुआ है, तो क्या आगे की योजना क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक नए विश्वास की शुरुआत हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने के बाद 2017 से हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सही हो। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि यहाँ पर एक माहौल बने, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो। इसकी ओर ध्यान दिया गया इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात कही मुख्यमंत्री जी ने, उसके कारण लोगों को विश्वास बढ़ा कि उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन हो सकता है। एडवांटेज यूपी को एक्सप्लोर करने की बात थी, एडवांटेज यूपी को शोकेस करने की बात थी। हम लोगों ने जो पहला इन्वेस्टर समिट किया, पूरे देश के विभिन्न राज्यों में जाकर मैं स्वयं गया, मुख्यमंत्री जी भी मुंबई गए। हम लोगों ने वहाँ पर जाकर उत्तर प्रदेश की एक छवि जो पिछले कई वर्षों से बिगड़ी हुई थी उसको बनाने का काम किया। हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया हमारे पास एग्रीकल्चर की संभावनाएं हैं। हमने बताया कि हमारे पास सबसे अच्छा वाटर जो लैंड, सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर की क्वालिटी हमारे पास बहुत अच्छी है। हमने बताया कि दूध में के प्रोडक्शन में हम सबसे आगे हैं। हमने बताया कि हम एनसीआर का इम्पॉर्टेंट पार्ट होने के नाते से हमारे पास आईटी इंडस्ट्री आ सकती है। हमने इस बात को भी एक्सप्लोर किया कि उत्तर प्रदेश में यदि कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमने निवेश मित्र चालू किया। तो उत्तर प्रदेश में लोगों ने आना प्रारंभ किया और हम लोगों ने लगभग एक बहुत बड़ी संख्या में 4,28,000 करोड़ का MOU साइन किया। MOU साइन ही नहीं किए, 5 महीने के अंतर्गत एक ग्राउंड ब्रेकिंग करी और उसके 1 साल के अंतर्गत दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग करी। उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट आ रहा है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करी। तो हर स्तर के ऊपर, हर तरफ एक जो नेटवर्क हम लोगों ने एक्सप्रेस वे का बनाने का काम शुरू किया मुख्यमंत्री जी के आदेश के ऊपर, पूर्वांचल में और बुंदेलखंड में। तो ये जो इंडस्ट्री के नाते से जो बैकवर्ड क्षेत्र थे उनको भी डेवलप करने का काम किया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को हर स्तर के ऊपर हर क्षण माइन्यूटली वॉच करके इंडस्ट्रीज़ की हैंड होल्डिंग, स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग करके उनके सामने आ रही समस्याओं को दूर किया, उनके सजेशन को अपनी पॉलिसी में समाहित किया। उसके कारण आज उत्तर प्रदेश। 2 सवाल हमारे हैं। उदय कोटक जो बहुत बड़े बैंकिंग सेक्टर के वो MD, उनका साफ कहना है कि भारत, चीन अगर फैक्ट्री का ये है तो बाकी मल्टीनेशनल कंपनियों का ऑफिस जो है वो भारत हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 25 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही है। 16 लाख मजदूर प्रवासी श्रमिकों की मैपिंग हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पहले ही जो इतनी बड़ी संख्या माइग्रेट होकर अन्य प्रदेशों में गई है, क्या वो आएगी? उसको कैसे रोजगार रुपया, उसका क्या रोड मैप क्या है, कैसे उनको मुहैया कराएं? देखिए, कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज़ के साथ अभी हमारा पिछले हफ्ते एक वेबिनार हुआ था जिसमें देश और दुनिया भर के बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज थे। उन लोगों ने हमसे बातचीत करी थी। ये कोटक वालों ने ही इसको अरेंज कराया था। उन लोगों को बहुत सारे जो उनकी समस्याएं थी उन्होंने बताई, जो उनको जानकारी चाहते थे वो बताई।
उनसे लिखित रूप में भी हमने कहा कि आपको जो जो भी आवश्यकताएं हैं, आपको क्या आप चाहते हैं वो बताइए, क्या हम कर सकते हैं हम उसको देखेंगे। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज़ के बारे में, उसको हम देख रहे हैं। और जो लेबर यहाँ पर आ रही है उसको विभिन्न क्षेत्रों में, देखिए लेबर हर क्षेत्र में काम करती है, चाहे वो निर्माण क्षेत्र में काम करती हो, चाहे वो ठेला लगाने का काम करती हो, चाहे किसी छोटे दुकान में काम करती हो, किसी मॉल में काम करती हो, किसी इंडस्ट्री में काम करती हो। तो लेबर का बहुत वास्ट काम करने का एरिया है। सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री में लगभग 16% लेबर काम करती है, लेकिन उससे ज़्यादा काम लेबर छोटे कुटीर उद्योग में करेगी, ग्रामीण उद्योग में करेगी, मनरेगा में करेगी, हर स्तर के ऊपर लेबर काम करती है। तो उसको जो हमारा आधार है जो वर्तमान में चल रहा था, चाहे वो माटी कला बोर्ड के माध्यम से मिट्टी के सामान बनाने का हो, चाहे वो खादी के माध्यम से हो, तो खादी के हमारी फैक्ट्रीज जो थी कंबल बनाने की पिछले कई दशकों से पहले बंद हो गई थी, हम उनको रिवाइव करने की बात हो। तो हर क्षेत्र में हम उसके रिवाइवल की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर भी हो सकता है वहाँ पर काम शुरू करें, वहाँ पर लेबर को काम दें, तो उससे एक अवसर मिलेगा, एक बूम मिलेगा उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक अंतिम सवाल है कि लैंड बैंक को लेकर जो मैंने अभी आपसे कहा कि 4,61,000 हेक्टेयर भूमि की लैंड बैंक बनाने की योजना भारत सरकार द्वारा बनाई जा रही है, उसमें 1,61,000 जो लैंड बैंक है उसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और वो राज्य हैं पश्चिमी जो भारत है, उत्तर प्रदेश उसमें नहीं है। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी कोई योजना है? बहुत बड़ी लैंड बैंक है, उसको एक्सप्लोर करने की बात थी। पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ लैंड से संबंधित एक मीटिंग करी थी। हम लोगों ने जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की एक योजना लेकर आए, पहले लगभग 150 एकड़ थी, उसको घटा के 30 एकड़ किया कि छोटे छोटे इंडस्ट्रियल पार्क छोटे छोटे स्थान के ऊपर लग जाए, ताकि हर जगह पे इंडस्ट्री लगे, हर जगह पे रोजगार मिले। उसको हम लोगों ने रिव्यू करके उसको हम लोगों ने चेंज करने की बात करी है। लैंड बैंक हमारे उत्तर प्रदेश में जो सरकारी भूमि है उनको हम उसकी मैपिंग कर रहे हैं कि कौन सा किस स्थान के ऊपर भूमि है जहाँ पर हम इंडस्ट्री के लिए ले सकते। बहुत बड़ा लैंड बैंक है हमारे पास, उसकी मैपिंग हो रही है कहाँ कहाँ पर हम इंडस्ट्री के नाते से सुविधाजनक हो सकती है, जहाँ पर हमारे एक्सप्रेस वेज हैं वहाँ उसके नज़दीक कौन सी हो सकती है, जहाँ पर बिजली आराम से पहुँच सके, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आराम से डेवलप किया जा सके। तो ज़मीन की उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है, ज़मीन आवश्यकता अनुसार जितनी भी इंडस्ट्रीज़ को जरूरत होगी हम उसको देने की स्थिति में। एक अंतिम सवाल चलते चलते, गंगा एक्सप्रेसवे कब से शुरुआत करेंगे आप? गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर अभी उसका अलाइनमेंट हुआ है, अब मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर आदेश दिया है, तो उसका अलाइनमेंट होने के बाद उसकी ज़मीन का एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू होगा। अभी तो जब तक 90% ज़मीन एक्वायर नहीं होती तब तक उसकी टेंडरिंग प्रोसेस नहीं होता। अब ये 2-3-4 महीने थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन वो गंगा एक्सप्रेसवे भी हमारी योजना में है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी, जिन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में कैटेगराइज बनाया गया है। जो मजदूरों, जो प्रवासी श्रमिक आए हैं उनको गांव में, मनरेगा में, कुटीर उद्योग में अलग अलग तरह से रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही जो लैंड बैंक है उसकी भी मैपिंग चल रही है, ताकि जो भी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जिस उद्योग को लाने का प्रयास किया जा रहा है उनको जगह दी जा सके, उसकी मैपिंग चल रही है। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालय बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। सीएम योगी ने प्रदेश में तीनों विश्वविद्यालयों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार इन तीनों विश्वविद्यालयों के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक करते हुए राज्य में 3 विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिए, उसमें तेजी लाने के लिए कहा है। अपने आवास पर हुई बैठक में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो 3 राज्य विश्वविद्यालय बनेंगे, अलीगढ़, सहारनपुर और आजमगढ़, जिसमें कि अलीगढ़ राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय जो है उसके लिए भूमि निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई है। बाकी जो विश्वविद्यालय हैं उनके लिए 50-50 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, और उसके लिए उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग को जितना जल्दी हो सके उस पर कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। तो एक तरफ कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने से लेकर कोरोना महामारी से निपटने की तैयारियों के बीच ही वो उत्तर प्रदेश में शिक्षा को भी मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो लिहाजा एक अहम बैठक में ये तय हुआ है कि राज्य के 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे और उनके लिए कार्रवाई शीघ्र शुरू करने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है, और इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग को उन्होंने निर्देशित किया। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के सतेती जंगल में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के भाई संजीव ने बताया कि 24 मई को उसका भाई सुधीर पुत्र कुंवर पाल घर से गायब हो गया था। उसे लगातार तलाश किया जा रहा था। आज सतेती के जंगल में एक पेड़ के नीचे उसका शव मिला। पुलिस के मुताबिक आधी रस्सी बबूल के पेड़ में बंधी मिली और आधी रस्सी मृतक के गले से बंधी मिली।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पूरे मामले का खुलासा होगा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दीननगर शेखपुर के खेत में एक बबूल के पेड़ के नीचे एक डेड बॉडी मिली थी। उसकी पहचान होगी, उसका नाम है सुधीर सिंह सन ऑफ कुंवरपाल सिंह। उम्र लगभग 32 साल है और बबूल के पेड़ पे टूटी हुई रस्सी थी, एक रस्सी इसके गले में लगी थी। पंचनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसके बाद जैसा होता फिर विधिक कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ की पौष कॉलोनी में आग का तांडव देखने को मिला। यहां अज्ञात कारणों से चंद मिनटों में बिजली के 3 ट्रांसफार्मर में भयंकर आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगी देखकर आसपास के इलाके में भी अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को आग की सूचना दी। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस भीषण आग ने आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। तो दोनों ट्रांसफार्मर में बहुत बुरी तरह से आग लगी। तो हमारे पड़ोसी हैं चौधरी साहब ने अंदर से, इन्होंने जैसे ही फ़ोन करा हमने कॉल करके 112 पे फायर ब्रिगेड वाले बुलाए। देखते देखते बहुत बुरा हाल हो गया इसका और बदयुमानों के कुछ भी हादसा हो सका, मकान भी रह सके, टंकी भी फूट सके हमारी। देवलोक कॉलोनी में विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लगने की सूचना प्राप्त होने पर फायर सर्विस यूनिट तत्परता से विदिन 1 मिनट घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल पहुंचकर देखा तो ट्रांसफार्मर में भयंकर रूप से आग लगी हुई थी, जिसको आई थिंक हमने 10 मिनट में पूरी तरह से बुझा दिया और 2-3 ट्रांसफार्मर सुरक्षित बचा लिए। इसमें कोई किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने जुलाई 2019 में आर्य समाज मंदिर में उसके साथ शादी रचाई और फिर उसे मायके भेज दिया। महिला ने जब अपने पति से उसको अपने साथ लेकर जाने की बात कही तो पति ने उसको धमकी देते हुए कहा कि हम अब तुमको छोड़कर दूसरी शादी कर लेंगे। महिला का कहना है कि उसके पति की राजनीतिक पहुंच के चलते उसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और इसीलिए उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। महिला के ससुर ब्लॉक प्रमुख हैं, जिसकी वजह से उसे उसकी विधानसभा के सत्ताधारी नेताओं का पूरा समर्थन प्राप्त है। महिला का आरोप है कि पुलिस कोई भी कार्रवाई करने से बच रही है। महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर जाकर एसपी डॉक्टर चन्नप्पा से गुहार लगाई है, जहां उन्होंने हर संभव सहायता करने का आश्वासन भी दिया है। मेरी शादी 2 जुलाई 2019 के लिए हुई। पीयूष उर्फ अश्विनी प्रताप सिंह मेरे पति हैं और जब मैं उनके घर पे जाना चाहती हूँ तो वो दूसरी शादी कर रहे हो। मुझसे कहते हैं तुम्हें नहीं ले जाएंगे, फ़ोन पे बात होती है मना कर देते हैं। मेरे ससुर राजकुमार सिंह ब्लॉक प्रमुख हैं, वो कहते हैं नहीं ले जाएंगे, अपनी दूसरी शादी करेंगे, अगर तुम आई घर पे तो तुम्हें जान से मार देंगे। जी मैं उनके घर पे जाना चाहती हूँ, वो मुझे ले जाएं। पुलिस का कहना है इसमें कुछ नहीं करेंगे, आप झूठी हो। सत्ता पक्ष की बात है, इसलिए मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मैं कहीं जाती हूँ पुलिस मेरी नहीं सुनती है। शाहजहांपुर के पुवाया थाना क्षेत्र के गांव मजीदपुर में परम सुख की शादी 12 साल पहले सुमन देवी के साथ हुई थी। घरेलू कलह के कारण मंगलवार सुबह सुमन ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला के पति परम सुख ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मानसिक अवसाद के कारण पत्नी के आत्महत्या करने की बात कही। दूसरी ओर मायके के लोगों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिर्जापुर में सुबह के 10 बजे सूचना मिली है कि किसी व्यक्ति ने जो है फांसी लगा ली है। जब गांव मजीदापुर जाया गया तो पता चला है कि सुमन नाम की महिला जो ने फांसी लगा ली है और यह घरेलू कलह का मामला प्रतीत होता है और मृतका की पोस्टमार्टम कराए जाने की वो कर दी गई है। आगे की कार्रवाई शुरू। रामपुर में प्रॉपर्टी डीलर की बदमाशों ने बीती रात गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या की सूचना पर जिला चिकित्सालय परिसर में युवक के परिजन और समर्थक भारी संख्या में पहुंच गए। सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। रामपुर में एक हफ्ते में 2 हत्या कर बदमाशों ने रामपुर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले भाजपा सभासद के पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभी रात में 9:30 बजे के आसपास एक सूचना आई कि नई तहसील के सामने एक युवक को गोली मारा। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा था कि युवक की मृत्यु हो गई। फिर भी पुलिस उसे अस्पताल ले आई और
वो मृत हो चुका है। उसके मोबाइल के माध्यम से प्रयास किया गया तो पता चला कि ये ताबिश नाम का युवक है, जो ईदगाह गेट के पास थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। क्या रंजिश, किससे रंजिश थी, इन सब कारणों के बारे में पुलिस और उसके मित्रगण लगातार छानबीन कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लखनऊ की नवाबियत उसके चिकन कारोबार से है, लेकिन जैसे ही आप किसी से लखनवी चिकन की बात करेंगे तो वो पूछेगा खाने वाला या फिर पहनने वाला, क्योंकि दोनों ही लोगों के दिलों पर राज करते हैं। फिलहाल अब चिकन कारीगरी की बात कर रहे हैं। लखनऊ के चिकन वस्त्र विदेशों तक निर्यात होते हैं, लेकिन कोरोना त्रासदी ने चिकन व्यवसाय को हजारों करोड़ की बड़ी चोट दी है। यही हाल जरदोजी कारोबार का भी है। लखनऊ को जहां उसकी नवाबियत से जाना जाता है, वहीं लखनऊ का चिकनकारी उद्योग भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन कोरोना संकट ने लखनऊ के चिकनकारी उद्योग की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से झुका दी है। 26 मई के बाद लखनऊ का चिकन कारोबार खुला तो है, लेकिन लेफ़्ट राइट सिस्टम की तर्ज पर फ़िलहाल आधा कारोबार ही चल रहा है। लेकिन कारोबार जिन ग्राहकों से चलता है, वो ग्राहक फ़िलहाल दुकानों से नदारद हैं। लखनऊ के चिकनकारी उद्योग से तकरीबन 5 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, जिसमें कारोबारी के अलावा बटन ताकने वाले और तमाम छोटे लोग हैं, सिलाई करने वाले। लखनऊ से करीब 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर वो छोटे छोटे गांव जहां पर चिकन के कपड़ों की सिलाई होती है, वो छोटे छोटे कारीगर भी इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये उद्योग लॉकडाउन के कारण पटरी से उतर चुका है और लखनऊ जो अपनी नवाबियत से जाना जाता है, चिकनकारी उद्योग से जाना जाता है, वो कहीं ना कहीं अपने परंपरागत उद्योगों से पीछे हट रहा है और तमाम मुश्किलों का सामना कर रहा है। हम फिलहाल लखनऊ के चौक में गोल दरवाजे के अंदर हैं, जहां लखनऊ का तकरीबन 50% चिकन कारोबार होता है और सैकड़ों दुकानें इस गोल दरवाजे के अंदर हैं। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं कि देखिए कि दुकानों में साफ तौर पर कहीं ना कहीं सन्नाटा है। एक भी ग्राहक चिकन के वस्त्र खरीदने के लिए नहीं आ रहा है। दुकानदारों ने कोरोना त्रासदी के चलते तमाम इंतजामात कर रखे हैं, मास्क पहने हैं, तमाम जानकारियां भी ग्राहकों को देने की तैयारी की है, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन कर रहे हैं। लेकिन ग्राहकों के ना होने से दुकानदारों के चेहरे पर भी मायूसी है। भाई साहब, आपकी दुकान में कोई भी ग्राहक नहीं दिख रहा है। फिलहाल 26 मई से दुकानें खुली हैं। न्यूज़ इंडिया की टीम देख रही है कि लेफ़्ट की दुकानें बंद हैं और राइट साइड की दुकानें खुली हैं, और एक एक दिन यही नियम प्रशासन ने लागू कराया है। तो जब से दुकानें खुली हैं, क्या कस्टमर आपकी दुकान में आ रहे हैं? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं आ रहे। आज हम लोग का पहला दिन है, जबकि 26 तारीख से खुला है आज बाज़ार बेसिकली। लेकिन अभी मार्केट में अवेयरनेस बहुत कम है कि मार्केट खुला है कि नहीं खुला है। कहीं लेफ्ट खुला है तो कहीं राइट खुला है। ये एक होलसेल मार्केट है, यहाँ एक स्पेशलाइजेशन का काम होता है बेसिकली। किसी के यहाँ तो कुछ कुर्ती मिलती है, तो किसी के यहाँ आपका दुपट्टा बनाता है कोई। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ टोटल होती है, और ये एक होलसेल मंडी है बेसिकली। प्लस कस्टमर डर के मारे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि प्रोटोकॉल जबकि हर आदमी पूरा कर रहा है। अब मार्केट में मेन एसेंशियल्स की नीड पहले आदमी पूरी कर रहा है, क्योंकि हर आदमी पैसे से बहुत टूटा हुआ है। तो सुबह से क्या कस्टमर आपकी दुकान में आए हैं? जी नहीं सर, अभी तक के सुबह से मैं खाली बैठा हूँ। अभी तक के मैंने कोई कस्टमर मेरी दुकान पे अभी तक चढ़ा तक के नहीं है। ना तक मैंने खाली सैनिटाइज कर रखा है, प्रोटोकॉल पूरा अपना रखा है कि कस्टमर कम से कम कोई आए तो हम अपने आगे कुछ काम शुरू करें। तो देखा आपने कि सुबह से इस दुकान में एक भी ग्राहक नहीं पहुंचा है। ऐसे में जो दुकानदार हैं वो खाली बैठे हैं। किस प्रकार से उनकी दुकानें चलेंगी, किस प्रकार से चिकन कारोबार पटरी पर लौटेगा? लखनऊ की नवाबियत कोरोना के चलते कहीं ना कहीं पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। ये नवाबियत कब पटरी पर लौटेगी, ये समय बताएगा। फ़िलहाल हम आपको कुछ और दुकानदारों से बात कराते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुग़ल काल से चला आ रहा लखनऊ का चिकन कारोबार आखिर क्यों पटरी से पूरी तरह से उतर चुका है। प्रशासन की साफ हिदायत है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाएगा।
तो आप देखिए सबसे पहले चिकन की जो दुकानें हैं वहाँ पर सैनिटाइज़र दिख रहा है, ताकि ग्राहक अंदर आएंगे तो बाकायदा सैनिटाइज करेंगे हाथों को, उसके बाद अंदर प्रवेश करेंगे। साथ ही अगर ग्राहक मास्क नहीं लगाए हैं तो दुकानदारों ने यहाँ पे मास्क की व्यवस्था भी कर रखी है कि मास्क उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे वो कोरोना संक्रमण काल से सुरक्षित रहें। साथ ही जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सारे लोग मास्क लगाएंगे। साथ ही सैनिटाइज़र की मशीनें जो हैं जो पूरी दुकान को सैनिटाइज करेंगी वो भी दुकानदारों ने अपने यहाँ व्यवस्था करके रखी है। लखनऊ में चिकन कारोबार सैकड़ों वर्ष पुराना है, मुगल काल से चला आ रहा है। इस उद्योग को लॉकडाउन और कोरोना की त्रासदी ने भारी चपत लगाई है। अरबों रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। ये पीक सीज़न होता था। हमारे साथ बनारसी दास जी हैं जो पुराने लखनऊ में गोल दरवाजे में चिकन के बड़े कारोबारी हैं। हम इनसे जानेंगे आखिर ये इस उद्योग को लॉकडाउन ने कितनी बड़ी चोट दी है। सबसे पहले तो आपका न्यूज़ इंडिया पे स्वागत है बनारसी दास जी। नमस्कार भाई साहब। ये उद्योग आपका कितना पुराना है और जो कोरोना संकट अभी फ़िलहाल खड़ा हुआ है इसकी वजह से लखनऊ में नवाबों के समय से चले आ रहे चिकन उद्योग को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है? ये बहुत पुराना इसका इतिहास है और मुग़ल काल से इसकी स्थापना हुई थी चिकन व्यवसाय की। हम लोग का जो चिकन व्यवसाय का नुकसान का अगर आप आकलन करें तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इसमें। हम लोग के जो इसमें प्रोडक्शन होता है वो बहुत लंबे समय का होता है। हम लोग जून जुलाई से माल बनाना शुरू करते हैं, जो अगले साल फरवरी मार्च में बन करके हम लोग के पास आता है। तो 6-8 महीने का तो वर्किंग प्रोग्रेस होता है हमारा, उसमें माल बनता है। फिर बिक्री का समय हम लोग का मेन मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने होते हैं और थोड़ा सा पोर्शन जून का होता है। तो हम लोग का जो ये लॉकडाउन हुआ तो चूँकि 20 तारीख 21 तारीख के बाद से ही बंद हो गया था बाज़ार, तो पूरा सेल का जो हमारा वो था पीरियड वो पूरा उसमें ख़त्म हो गया। तो सेल्स हुई ही नहीं। तो और अब आगे बरसात आ जाएगी तो हम लोग का ऑफ सीज़न हो जाएगा, तो बहुत बड़ा नुकसान चिकन व्यवसाय को। ये पीक सीज़न होता है चिकन का और यहाँ से विदेशों तक चिकन के वस्त्र जाते हैं, भारी डिमांड है। साथ ही दक्षिण के राज्यों में भी चिकन की, लखनऊ चिकन की मांग बहुत ज़्यादा है। तो आप कितना अब तक एक अंदाज़ा कि इतने 100 करोड़ का नुकसान इस उद्योग को झेलना पड़ा होगा? देखिए, टोटल इसका टर्नओवर जो बिज़नेस होता है इसका, तो उसका आकलन 800,000 करोड़ तक के का है। और यूँ समझ लीजिए कि 3 महीने की ये जो सेल माइनस हुई तो 80% सेल माइनस हो गई। और अब आगे कैसे क्या होता है, कितना बाज़ार खुलता है, कितना कस्टमर आता है। आपने देखा होगा कि बाज़ार के अंदर कहीं कोई कस्टमर और चहल पहल नहीं है, सब बिल्कुल बंद सा ही वो है। तो अभी लोगों के अंदर पहले भय ख़त्म हो, कस्टमर्स के अंदर वो मार्केट में आना शुरू करें, तब उसका कोई आकलन कर पाएंगे हम लोग कि पूरी ही सेल साफ़ हो रही है या कुछ बचा है अभी। लखनऊ पर्यटन की दृष्टि से बेहद शानदार शहर माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि तकरीबन 80% जो कारोबार है चिकन का वो पर्यटक ही पूरा करते हैं। तो ऐसे में जब पर्यटन उद्योग पर एक तरह से ताला लग गया है लॉकडाउन के चलते, तो आपका कारोबार भी निश्चित तौर पे प्रभावित हुआ होगा। फ़िलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तो दुकानदार प्रभावित हुए हैं, साथ ही इस पूरे उद्योग से तकरीबन कितने लोग जुड़े होंगे और इसमें छोटे छोटे वो कारीगर भी जुड़े हैं जो फ़िलहाल फाका कशी करने को मजबूर हैं। बिल्कुल सही आपने कहा ये। और इसमें हमारे जो कारीगर, जो काम बनाने वाले लोग हैं, बहुत निचले स्तर के लोग हैं वो, और उनको बहुत तकलीफ़ का दौर उनके लिए ये हुआ। एक तो घर में कैद हो गए, माल बना नहीं पाए, जमा माल को कर नहीं पाए, उनको पैसा मिल नहीं पाया, तो बिल्कुल जैसे चक्का रुक सा गया है। करीब 4 से 5 लाख लोग ऐसे हैं और उनका परिवार है जो पूरी तरीके से आश्रित हमारे इस व्यवसाय के ऊपर हैं। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपने बताया 4 से 5 लाख लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पे आंकड़ा बहुत बड़ा है और छोटे लोग सबसे ज़्यादा कोरोना संकट की मार झेल रहे हैं चिकन उद्योग के। एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि जो विदेशों से जो माल मंगाया जाता है, निर्यात होता है विदेशों में,
तो ऑर्डर्स क्या कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि विदेशों में भी सबसे ज़्यादा कोरोना संकट की मार है। तो क्या पहले से जो आप लोग के पास ऑर्डर थे अन्य राज्यों के, भारत के तमाम राज्यों के या विदेशों के, तो वो ऑर्डर्स क्या कैंसिल हो रहे हैं या उन ऑर्डर्स को होल्ड पे रखा गया है? नहीं, सब तरफ ये कैंसिलेशन का दौर चला है और चौतरफा मार पड़ी है लखनऊ चिकनकारी को। वहाँ का क्या होता है कि वहाँ पे एक टाइम बाउंड उसके प्रोग्राम के अंदर हमको माल बना करके देना होता है। यहाँ बनने में भी दिक्कत हुई, माल जमा होने में भी दिक्कत हुई, वहाँ पर भी दिक्कत हुई, तो सब तरफ से बिल्कुल रुक सा गया काम, बिल्कुल रुक गया। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कम से कम 2 साल अभी कोरोना संकट और रह सकता है भारत में, तो ऐसे में अब लॉकडाउन 4 चल रहा है, ये ख़त्म भी हो जाएगा, तो जो लखनऊ का परंपरागत चिकन उद्योग है इसको पटरी पर लौटने में तकरीबन कितना समय और लग सकता है? ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ हो जाएगी अगर ये 1-2 साल और बढ़ गया, और अगर कोई गवर्नमेंट की ओर से कोई सपोर्ट इस इंडस्ट्री को नहीं आया तो एक ये जो आर्ट से ताल्लुक़ इंडस्ट्री है ये विलुप्त हो जाएगी। अगर सपोर्ट कुछ नहीं हुआ चिकन का काम करने वाले लोगों को तो ये कायम नहीं रह पाएगी। जैसे कि सरकार ने भी केंद्रीय पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन चिकन उद्योग या तमाम इस तरह के उद्योग उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ऐसे में क्या जो एसोसिएशन है, जो जिम्मेदार पदाधिकारी आपके संगठन में हैं, उन्होंने इस तरह की कोई पहल सीएम से लेकर पीएम तक की है? किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र दिया है कि हमारे उद्योग को इस भारी संकट से बचाइए? नहीं, इस विषय के ऊपर हम लोगों में आपस में बातचीत चल रही है और हम लोग एक अपना डेलीगेशन जो है वहाँ पर देने की बात कर रहे हैं और पहुँचाएंगे अपनी इस बात को, क्योंकि ये बहुत ही गरीब और मुलाजिम लोगों का एक इंडस्ट्री है, बहुत निचले तबके के लोग लगे हुए हैं और बहुत से लोगों की जीविका इसी से चल रही है। तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान हो जाएगा पूरे देश के लिए। और एक आर्ट से जुड़ी हुई इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी, पहले से भी एक जीएसटी भी हम लोग के ऊपर लग गया, वो भी एक बड़ा नुकसान का वो रहा, क्योंकि हर आदमी इतना काबिल नहीं है जो उस जीएसटी के लिखा पढ़ी और सब चीज़ों को, पूरे प्रावधानों को उसको फॉलो अप कर पाए। अभी आप बता रहे थे कि इतने लोग आर्टिस्ट जो है इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, तो ये जो अभी आपने बताया हैंडीक्राफ्ट वाला, ये इसमें कितने लोग लगभग जुड़े होंगे? अब इसमें 5 लाख तो करीब कारीगर आप मान लीजिए, 5-6 हज़ार हमारे दुकानदार हैं यहाँ, तो सबके ऊपर अगर आप 5 से गुणा कर लें तो आप देखिए कितना बड़ा एक नंबर आता है। तो काफ़ी लोग इसमें इस इंडस्ट्री के ऊपर आश्रित हैं। पूरे देश के अंदर जितने आर्टिस्ट हैं उसमें 30% आर्टिस्ट हमारी चिकन इंडस्ट्री में अकेले यहाँ की उसमें लगे हुए हैं। प्रशासन ने भले ही लॉकडाउन 4 के दौरान दुकानें खोलने की परमिशन दी है, लेफ़्ट राइट सिस्टम के तहत लखनऊ में सर्राफा और चिकन की दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन प्रशासन किसी भी प्रकार की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। लगातार लोगों को चेक किया जा रहा है। पुलिस फोर्स पतली पतली गलियों में मौजूद है कि अनावश्यक भीड़ सड़कों पर एकत्रित ना हो सके, और लगातार लोगों की आइडेंटिटी भी चेक की जा रही है। हमारे साथ सीनियर पुलिस ऑफिसर विकास त्रिपाठी जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि लॉकडाउन 4 के दौरान जो रियायतें प्रशासन ने दी हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन किस तरह की व्यवस्थाएं इन पतली पतली गलियों में कर रहा है। सबसे पहले सर, आपका न्यूज़ इंडिया पे स्वागत है जी। आप लोग यहाँ पर पतली पतली गलियों में मौजूद हैं। लॉकडाउन 4 में तमाम रियायतें प्रशासन ने दी हैं, लेफ्ट राइट सिस्टम के तहत दुकानें खुली हैं। किस तरह का पालन सुनिश्चित करा रहे हैं फिलहाल? देखिए, वर्तमान में जो व्यवस्था बनाई गई है, कुछ दुकानें यहाँ पे मार्केट में सर्राफा और बाकी और चिकन की दुकानें हैं, उनको खोला गया है। और इसमें हम लोगों ने जो यहाँ पे व्यवस्था बनाई है, एक दिन में लेफ़्ट साइड की दुकान खुल रही है और दूसरे दिन राइट साइड की दुकान खुल रही है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस समय हमारे दाहिने तरफ वाली दुकानें खुली हुई हैं। इनमें हम लोग लगातार घूम करके चेकिंग भी कर रहे हैं। आपराधिक दृष्टिकोण से भी चेकिंग की जा रही है। संदिग्धों की जो आने जाने वाले हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। बिना मास्क के जो लोग घूम रहे हैं उनको चेकिंग करके उनको चेतावनी दी जा रही है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। और जो दुकानदार है यहाँ पे, दुकानों के मालिक है, कर्मचारी हैं, उनको भी जागरूक किया जा रहा है कि वो भी कम से कम मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। दुकानों पर हमने देखा कि सैनिटाइज़र की व्यवस्था भी है और तमाम अन्य कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो संसाधन होने चाहिए वो हैं। तो क्या आप दुकान दर दुकान जा करके ये भी चेक करें कि क्या जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत जिला प्रशासन ने चीज़ें दी हैं कि आप ये सामान अपनी दुकानों में रखेंगे, वो पूरी तरह से मौजूद हैं या नहीं? नहीं, इसी के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारी टीमें लगातार लाउड हेलर से अनाउंसमेंट भी कर रही हैं। हम लोग भी दुकानों पे घूम करके कोई भी व्यक्ति अगर दिखता है कि कोई लापरवाही कर रहा है तो उसको चेतावनी दी जा रही है और आवश्यक हुआ तो उस पर विधिक कार्रवाई भी की जा रही है।
और लोगों में काफ़ी जागरूकता है इसके बारे में। आप देख रहे होंगे सारी दुकानों पे जो कर्मचारी हैं वो मास्क में नज़र आ रहे हैं, सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है। आने जाने वाले लोग हैं उनको ही लगातार बताया जा रहा है इस बारे में, ताकि ये सारी चीज़ें दुकानें खुली और कोई अनियमितता यहाँ पे कोई अव्यवस्था न फैलने पाए। आपने देखा कि लखनऊ का चिकन कारोबार किस प्रकार दर्द से करा रहा है और लाखों लोग फाका कशी करने को मजबूर हैं। इसमें छोटे छोटे कारीगर भी हैं और चिकन कारोबारियों को उम्मीद है कि अब इस वर्ष तो नहीं, कम से कम अगला साल खुशियां लेकर आए और चिकन कारोबार अपनी पुरानी गति से, पुरानी रफ्तार से लखनऊ में दौड़ सके और भारत के तमाम राज्यों समेत विदेशों तक यहाँ के चिकन वस्त्रों की डिमांड अपनी पुरानी रंगत में लौट सके। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्ण नाथ कोतवाली के अंतर्गत गांव भुसौरिया में एक पतली सी गली पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसके चलते एक युवक की पिटाई से हालत गंभीर हो गई, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सुबह ग्रामीणों को किसी अज्ञात ने जानकारी दी कि घायल युवक की मौत हो गई है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और विपक्षियों के घर पर ग्रामीणों द्वारा धावा बोल दिया गया और जमकर तोड़फोड़ की, जिसमें विपक्षियों का पूरा घर टूट फूट गया। साथ ही एक महिला भी घायल हो गई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरदोई से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां कई महीनों से एक हिंदू लड़की को बंधक बनाकर एक मुस्लिम परिवार ने रख रखा है। मामला हरदोई जनपद के ग्राम रज्जूपुरवा का है, जहां पर हिंदू परिवार ने अपनी लड़की की शादी लगभग 1.5 वर्ष पूर्व मेगलगंज के खाखरा मोहल्ले में शंकर के पुत्र विनोद के साथ की थी। पीड़ित पिता का आरोप है कि गाँव के ही दबंग मुस्लिम युवक लड़की को उसकी ससुराल से जबरदस्ती गाँव ले आया। कुछ दिन बाद जब पीड़ित राजेश को इस बात की जानकारी होती है तो पीड़ित पिता अपनी पुत्री से मिलने के लिए जाकिर के घर गया, जहां उसके साथ गाली गलौज की गई और मारपीट कर भगा दिया गया। पीड़ित पिता कई महीनों से लखीमपुर खीरी से लेकर हरदोई जनपद के अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। पीड़ित पिता अपनी अर्जी देकर दर दर भटक रहा है। यूपी में कोरोना संकट और लॉकडाउन ने पोल्ट्री व्यवसाय की कमर तोड़ दी है। बीते 2 महीनों में यूपी के चिकन और अंडा कारोबार को करीब 5400 करोड़ की तगड़ी चपत लगी है। पोल्ट्री किसानों के लिए मुर्गियों का दाना जुटाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पोल्ट्री फेडरेशन ने पीएम से लेकर सीएम तक से मदद के लिए गुहार लगाई है। कोरोना संकट और लॉकडाउन ने उत्तर प्रदेश में पोल्ट्री किसानों को भी गहरा आघात दिया है। तकरीबन लखनऊ के 40,000 पोल्ट्री किसान हैं जिनकी दुकानें बंद हैं और वो मुर्गियों का दाना खरीदने तक को मजबूर हैं। सिर्फ यही नहीं, लखनऊ उत्तर प्रदेश की हज़ारों दुकानें जहां पर चिकन बिकता था, जो चिकन लखनऊ का मशहूर है, ये वो चिकन नहीं है जो पहना जाता है, ये वो चिकन है जो खाया जाता है। लखनऊ अपनी नवाबियत के लिए जाना जाता है और यहाँ का चिकन काफ़ी फेमस है। फ़िलहाल हम अलीगंज विस्तार में खड़े हैं और यहाँ पे तमाम दुकानें चिकन की हैं, पोल्ट्री की हैं, अंडे की हैं, लेकिन फ़िलहाल बंद है। हालांकि प्रशासन ने अंडे की दुकानें खोलने की अनुमति दी है, लेकिन अंडा और पोल्ट्री उद्योग को तकरीबन उत्तर प्रदेश में 5400 करोड़ से ज़्यादा की चोट पहुंची है। पोल्ट्री किसानों का साफ तौर पे कहना है कि कोरोना संकट के चलते हम फाका कशी करने को मजबूर है और कोई भी हमारा दर्द महसूस नहीं कर रहा है। जो चिकन रोज़ाना तकरीबन 80 से 85 रुपए प्रति किलो बिकता था लखनऊ में, वो अब चोरी छिपे अवैध रूप से बेचा जा रहा है और करीब 150 रुपये ग्राहकों को उसके लिए चुकाने पड़ रहे हैं। और तमाम ऐसे लोग जो इन दुकानों के भरोसे थे, तमाम ऐसे कारीगर जो इन दुकानों में काम करते थे, फ़िलहाल वो अपना दर्द किससे बयां करें। हमारे साथ ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जिनकी यहाँ पर दुकान है, लेकिन लॉकडाउन के चलते प्रशासन ने ऐसी दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण भी कहा जा रहा है कि चिकन से या मांस से बढ़ सकता है। पिछले 2 महीनों से दुकानें बंद हैं। लखनऊ में भी तकरीबन 40,000 से ज़्यादा पोल्ट्री किसान हैं, जहाँ से अंडे की आपूर्ति होती थी, चिकन की
मांग पूरी होती थी, लेकिन चूंकि लॉकडाउन से सामान बाहर भी नहीं जा पाया, व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हुआ, बाकी व्यवसायों की तरह पोल्ट्री उद्योग भी चौपट हो गया। तो ऐसे में ये जो चोट है, क्या सरकार से किसी प्रकार की उम्मीद आप कर रहे हैं? पोल्ट्री फेडरेशन ने प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा है कि हमको सहायता दी जाए। तो जो आप आम दुकानदार हैं, सरकार ने क्या किसी प्रकार की राहत आपके लिए दी है, या आपकी जो फेडरेशन के लोग हैं उन्होंने इस प्रकार की कोई मांग सरकार के समक्ष रखी है? ऐसा तो हुआ नहीं है किसी ने मांग रखी है, मगर कोशिश ये रहती है कि रोज़ कोशिश करते हैं कि ये दुकानें खुलें और हमारी रोजी चले। आपकी तकरीबन प्रतिदिन क्या कमाई हो जाती थी? अगर जो लॉकडाउन जब नहीं था, एक दिन में आप कितना कमा लेते थे? बस 1500 रुपये कमा लेते थे और मतलब वो घर परिवार चलता था। अब वो भी बंद हो गया है, परेशानी में है। किस प्रकार से परिवार चला रहे हैं? बिल्कुल कमर टूट गई है, पैसे नहीं हैं। किस प्रकार से क्या कर रहे हैं फिलहाल? अरे बस इधर उधर से कर्जा लिया है, कुछ सरकार सहायता करती, बस उसी हिसाब से चल रही है। तो आपने देखा कि वो आम आदमी जिसकी दुकानें थीं, चिकन आपूर्ति करता था, अंडे की दुकानें लगाता था, रोज़ाना तो 400, 500, 1000 रुपये कमा लेता था, वो अपना दर्द किसके पास लेके जाए? और उसकी सरकार से उम्मीद है कि सरकार हमारी तरफ भी देखेगी। पोल्ट्री उद्योग की सिर्फ यही मुश्किल नहीं है, पोल्ट्री उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि चिकन कारोबार का, चिकन उत्पादकों का एक मामला हाई कोर्ट में भी लंबित है। उनकी मांग है कि उनको कृषि उत्पादों की तरह चिकन लाइसेंस भी दिया जाए। 2017 से हाई कोर्ट में ये याचिका लंबित है, क्योंकि सरकार ने जो शर्तें लगाई हैं वो स्लॉटर हाउस से संबंधित है। और चिकन उद्योग का ये कहना है, जो चिकन आपूर्ति से जुड़े लोग हैं उनका ये कहना है कि चिकन स्लॉटर हाउस से संबंधित नहीं है और कृषि उत्पादों की तरह चिकन को भी लाइसेंस मुक्त किया जाए। लखनऊ की बात करें अगर, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रोज़ाना तकरीबन 3 करोड़ अंडों की खपत होती थी, जिसमें से 1.25 करोड़ अंडों का उत्पादन होता था और तकरीबन 1.25 करोड़ अंडे हरियाणा और अन्य राज्यों से आते थे। देश में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है पोल्ट्री उत्पादन में। तो ऐसे में देश में, उत्तर प्रदेश में कितने लोग इस व्यवसाय से जुड़े रहे होंगे, इसका अंदाज़ा लगाइए। हर महीने तकरीबन 3 लाख मीट्रिक टन चिकन का उत्पादन सिर्फ लखनऊ में होता था। वैसे में कहीं ना कहीं चिकन के उद्योग को भी अरबों रुपए का घाटा हो रहा है और गरीब दुकानदार सड़कों पर अपना दर्द किनारे बैठे किसको बयां करे, यही सोच रहे हैं। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। कोरोना त्रासदी ने यूपी के सर्राफा कारोबार को भी भारी क्षति पहुंचाई है। प्रदेश में तकरीबन 2 लाख शादियां टल गई हैं। अप्रैल माह में लखनऊ में होने जा रही 12,000 शादियां भी आगे बढ़ गई हैं, जिसने सर्राफा कारोबार को हजारों करोड़ का बड़ा झटका दिया है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2 लाख ऐसी शादियां हैं जो कोरोना त्रासदी के चलते टल चुकी हैं और इस कारोबार से जुड़े लाखों लोग फिलहाल फाका कशी को मजबूर हैं और इस साल कोरोना संकट तो टलने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। न्यूज़ इंडिया की टीम चौक के गोल दरवाजे में पहुंची है, जो सर्राफा कारोबार के लिए जाना जाता है, और यहां पर फिलहाल लेफ़्ट राइट सिस्टम के तहत जिला प्रशासन ने दुकानें खोलने की अनुमति दी है। दुकानों को सैनिटाइज़ किया गया है, जो ग्राहक आ रहे हैं उनको भी सैनिटाइज़र दिया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर वही कायम है कि जो दुकानें खुली हैं वहां पर अभी भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। ख़ास तौर पर सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि इस साल तो चूँकि सहालक थी, अप्रैल के महीने में पीक सीज़न होता है, मार्च से लेकर के जून तक सहालक का समय रहता है, इसके बाद अक्टूबर के बाद सहालक शुरू होती है, लेकिन वैवाहिक आयोजन टल चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश के सर्राफा कारोबार को अरबों की चपत लगी है और जो लोग अब तमाम तरह के आभूषणों की खरीदारी करते थे, उन्होंने वैवाहिक समारोह की तिथियां आगे बढ़ा दी हैं। ऐसे में सर्राफा कारोबारियों का साफ तौर पे कहना है, अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो किस प्रकार से सर्राफा कारोबार अपनी पटरी पर लौटेगा। कोरोना संकट ने उत्तर प्रदेश में हज़ारों शादियों को टाल दिया है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ा है तो वो सर्राफा कारोबार है, जिसकी मुख्य आय सिर्फ वैवाहिक आयोजनों से होती थी और ये पीक सीज़न था। सिर्फ अप्रैल में ही लखनऊ में तकरीबन 12,000 से ज़्यादा
वैवाहिक समारोह कैंसिल हुए हैं और तमाम अन्य आयोजन भी कैंसिल हुए हैं। आखिर लखनऊ के सर्राफा कारोबार को कितने करोड़ की चपत लगी है और उत्तर प्रदेश में इसका क्या सिनारियो है, इसकी जानकारी हम बड़े सराफा कारोबारी इंडिया बुलियंस एसोसिएशन के यूपी प्रेसिडेंट अनुराग रस्तोगी जी से जानेंगे। अनुराग जी, सबसे पहले न्यूज़ इंडिया पे आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। ये जो सराफा कारोबार चौपट हुआ है कोरोना त्रासदी के चलते, चिकन कारोबार भी कई सौ करोड़ के घाटे में चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में नवंबर तक चूंकि सालग रहती थी और ख़ास तौर से 2 सालगें मुख्य रूप से आती थीं, एक गर्मी के मौसम में और एक जाड़े के मौसम में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2 साल तक इसका इफेक्ट रहेगा, तो अभी फिलहाल जो 2 महीने का लॉकडाउन हुआ इससे कितनी चपत इस व्यवसाय को लगी है? सबसे पहले तो आपके सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो अभी प्रदेश में आपने जैसे अभी आपने कहा कि सबसे ज़्यादा शादियों का सीज़न चल रहा था, इस शादियों के सीज़न में मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 1.5 से 2 लाख शादियाँ पूरे प्रदेश में कैंसिल हुई हैं। और आप जानते हैं कि ज्वेलरी हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है हर शादी में, क्योंकि ट्रेडिशनल शादियों में ज्वेलरी का बहुत बड़ा उपयोग है और वो कहीं ना कहीं जितने ऑर्डर्स थे वो कैंसिल हो गए हैं। काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है और सरकार ने जैसा कि अभी अपने यहाँ पर एक नियम लागू कर दिया है कि 50 लोगों से ज़्यादा किसी शादी में इकट्ठा नहीं हो सकते, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। कम से कम मैं समझता हूँ एक आंकड़े के अनुसार, मैं एकदम आपको अभी फिक्स तो नहीं बता सकता, जो मेरे पास आंकड़े आए हैं पूरे उत्तर प्रदेश से, वो लगभग 1-1.5 लाख से लेकर के और 2 लाख शादियों के बीच में कैंसिल होना है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान सराफा जगत को हुआ है। और खाली सराफा जगत को नहीं हुआ है, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, हमारे छोटे छोटे कारीगर जो हमारे साथ जुड़े, जो गलाई करने वाले, पकाई करने वाले, जो हमारे यहाँ से ज्वेलर्स की भी कई लॉबी हैं, छोटे हैं बड़े हैं सभी तरह, तो काफ़ी लोग बहुत विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करता हूं कि सराफा जगत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसको मुझे लगता है कई महीने नहीं, सबसे ज़्यादा हमारे ही ट्रेड को इसको भुगतना है, क्योंकि आदमी को सब चीज़ों के बाद जब उसके पास पैसा बचता है तब वो ज्वेलरी की तरफ ध्यान देता है। जैसे आपने बताया कि तमाम लोग इससे जुड़े हैं, चिकन कारोबार से भी तकरीबन 5-6 लाख लोग जुड़े थे। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ व्यापारियों के अलावा सराफा कारोबार से जुड़े हुए हैं? मैं समझता हूँ पूरे, अगर हम एक परिवार की बात करें तो खाली इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोगों का परिवार है। 10 लाख लोगों का परिवार का मतलब हो गया करीब 1 लाख 1.25 लाख हमारे ज्वेलर्स बंधु हैं, जिसके अंदर उनके साथ जुड़े हुए कारीगर, उनके साथ जुड़े हुए गलाई वाले, पकाई वाले, सफाई वाले, छिलाई वाले और उनकी फैमिली को मिलाकर हम लोग 10 लाख लोगों का परिवार है, जिससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते हैं। लाखों लोगों को मार पड़ी है सराफा कारोबार में, क्या कोई आंकड़ा है कि कितने अरब रुपए की चपत लॉकडाउन से लगी है लखनऊ में खास तौर पर? मैं आपको एक बात कहूं कि देखिए, हम कोई झूठे आंकड़ों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हाँ ये ज़रूर जानते हैं कि अगर एक दिन में आप पूरे शहर के अंदर, मैं केवल लखनऊ की बात कर रहा हूं, अगर एक दिन में आप पूरे एवरेज में अगर आप 5 किलो सोने की भी बिक्री रख लेते हैं पूरे शहर के अंदर, तो 150-300 किलो से लेकर के 500 किलो के बीच का सोने का नुकसान तो 2 महीने के अंदर हुआ ही है। मैं बहुत एक छोटा आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तकरीबन 500 किलो से ज़्यादा सोने का नुकसान हुआ है और सोने के अलावा चांदी है, हीरा है, तमाम अन्य ज्वेलरी के आइटम्स हैं जिनका भी कारोबार प्रभावित हुआ है। सराफा कारोबार को सरकार ने किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी। लॉकडाउन 4 में लेफ़्ट राइट सिस्टम के तहत दुकानें खुली हैं 26 मई से, लेकिन क्या दुकानों में कस्टमर आ रहे हैं? क्योंकि ये माना जा रहा है कि लोग अब पैसा खर्च करने से हिचकेंगे, तो कहीं ना कहीं जो लिक्विडिटी है जब बाज़ार में वही नहीं होगी तो कारोबार के अलावा तमाम चीज़ें प्रभावित होंगी, ये बिल्कुल तय है। तो क्या कस्टमर आने शुरू हुए हैं? अभी हम लोगों ने पूरे प्रदेश में कस्टमर को अपने दुकान पर लाने के लिए एक मुहिम शुरू की है, कोरोना फ्री स्टोर के नाम से। हम लोग अपने यहाँ जिन जिन दुकानों में सभी हमारे मानक पूरे किए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के और जो हमारे लॉकडाउन के पीरियड के लिए जो सरकार ने नियम तय किए हैं, उन सभी के अंतर्गत जिन जिन लोगों ने अपने यहाँ सारी चीज़ों को मानक को पूरा किया है, उनके लिए हमने एक पोस्टर पंपलेट टाइप का बनवा करके और उनकी दुकानों पर लगाने का प्रयत्न शुरू किया है, जो पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में ये मुहिम बन चुकी है, कि जिससे हम लोगों को, कस्टमर को आश्वस्त करते हैं कि हमारा स्टोर 100% कोरोना फ्री है। धीमे धीमे कस्टमर का विश्वास हमारी तरफ बढ़ना शुरू हुआ है। अभी मैंने देखा है, मुझे जो आंकड़े मिले हैं, जो रुझान आया है कि लगभग 10% कस्टमर कहीं ना कहीं मूव करना शुरू कर दिया है, जो हमारे लिए एक शुभ संकेत है। और हम समझते हैं कि थोड़े दिन में हम वापस वही विश्वास हासिल करेंगे। और हम ये तो नहीं कह सकते कि हम अपनी पुरानी गति पर वापस आएंगे, लेकिन हाँ, हम धीमे धीमे शुरुआत तो कर ही रहे हैं।
ये साल तो लगभग ये माना जा रहा है कि कारोबार पूरी तरह से चौपट है। क्या पटरी पर अगले साल तक जो है सर्राफा कारोबार आ जाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि 2 साल तक अभी कोरोना की त्रासदी वो लंबे समय तक रह सकती है, तो क्या ये माना जाए कि अगले साल तक ही ये पूरा कारोबार अपनी वापस जो गति है वो पा पाएगा? देखिए, भारत सरकार ने 8 ऐसे उद्योग को उन्होंने लिस्ट बनाई है जिसके अंदर उन्होंने ये निर्देशित किया है कि ये कारोबार सबसे ज़्यादा परेशानी में फेस करने वाले हैं, जिसमें रियल एस्टेट, ज्वेलरी और हमारा ये खास तौर से ज्वेलरी ट्रेड को उन्होंने स्पेशल, ऑटोमोबाइल, तो ये सब चीज़ें हमें उनको पता है कि हमें बहुत कुछ फेस करने वाला है। हम लगातार भारत सरकार के संपर्क में हैं, उनको हमने बहुत कुछ अपना पूरा एक प्रपोजल बनाकर भी दिया हुआ है कि हमें आपसे ये सुविधा चाहिए, सहायता चाहिए। हमें सरकार से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। MSME के अंतर्गत उन्होंने हमें बहुत सारी सहायता देने की कोशिश की है, लेकिन अभी हम उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं और हमें बहुत सारी मदद की ज़रूरत है, जो शायद हमें लगता है आगामी भविष्य। और जो आपने एक बहुत विशेष बात कही कि कितने दिन में ये पटरी पर आएगा, मैं समझता हूँ अभी इस ट्रेड को वापस आने में कम से कम, बहुत अगर मिनिमम हम समय रखते हैं तो 1 साल से 1.25 साल का पीरियड लगेगा इसको वापस आने में। तो आपने देखा कि तकरीबन 1 से 1.5 साल का पीरियड अभी सर्राफा कारोबार को पटरी पर वापस आने में लगेगा। MSME के तहत भी सरकार ने पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन सर्राफा कारोबार सरकार की इस पहल से फिलहाल संतुष्ट नहीं है। इसका सीधा अर्थ है सरकार को सर्राफा कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए और पटरी पर लाने के लिए अभी कई उपाय करने पड़ेंगे और फिलहाल अरबों रुपए का घाटा सर्राफा कारोबार झेल चुका है। कैमरामैन PC चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।